article number 9.4.1 and the name of this article is Total Internal Reflection in Nature. नेचर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कहाँ देखते हैं एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल and its technological applications. आपको चीज़ें समझनी है. This is 9.4.1. नेचर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ होता है और इसकी टेक्नोलॉजी में इसकी क्या एप्लीकेशन है. इस कंसेप्ट को पूरा समझने के लिए हम सबसे पहला एग्जांपल जो लेते हैं वो है मायरेज. ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लाइट का एक भ्रम है. इसको हम देखेंगे किस तरीके से आदमी भ्रमित होता है, समझेंगे और इसमें किस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अपना रोल प्ले करता है उसको जानेंगे. इसके लिए मैं आपके साथ एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए. दिस इज द इमेज. फर्स्ट दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक. सो यहाँ हम इसको रखते हैं. इसमें आप ये देख रहे हो कि एक कंपैरेटिव स्टडी हम इस पर करते हैं. तो एक और इमेज हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि हम कंपैरिजन में इसको देख सकें. दिस इज द अनदर इमेज. ओके, इन दोनों इमेजेस को आप ध्यान से देखिए. फर्स्ट इमेज में क्या है, ये ट्री है. दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम in which this tree is located is constant. यहाँ से ray of light जा रही है और ये देखिए इसके जो 3 rays are going ना air at a uniform temperature. इसमें temperature uniform है, air still है और refractive index constant है. But in the hot days, अब इसमें क्या है, गर्मियों के दिन जब आ गए हैं, अब हम उस समय की बात कर रहे हैं because this Mayrage effect is observed in the hot days. So पहली condition क्या है, hot days में होगा. हॉट डेज गर्मियों के दिनों में होगा. तो गर्मियों के दिनों में क्या घटने वाला है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है. ओके, अब इस सिचुएशन में इस पिक्चर से क्या फ़र्क है, देखिए ज़रा. इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसका एक इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है. नंबर 1 जो पहले डायग्राम में मिसिंग है, ऑब्जेक्ट और इसका इमेज बन रहा है. दूसरा चेंज, गर्मियों के दिनों में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ डिक्रीजिंग. इसका डिक्रीजिंग होने का मतलब है कि इसका जो, मैं इसको कुछ साइड में बना देता हूँ. गर्मियों के दिनों में क्या होगा, ये मान लो आपका अर्थ सरफेस है, कुछ इसको ऐसे बनाता हूँ. ये देखिए, ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस का जो क्लोजर पार्ट है, जैसे इस तरीके से बनाओ, ये गर्म हो जाएगा, ये उससे ठंडा होगा, ये उससे ठंडा होगा, ऐसे लेयर्स बन जाएंगी. ओके, आपको पता है जो गर्म हवा होगी वो हल्की होने के बाद ऊपर चली जाएगी. सो जो अपर पार्ट होगा ये डेंसर हो जाएगा. This part is denser and the lower part is a rarer medium. This is actually happening over here. यहाँ ऐसा होने वाला है. ओके, ये सरफेस का अपर पार्ट ऑफ द सरफेस है. सो इसमें जो होगा, अपर पार्ट जो है ये डेंसर मीडियम होगा और जो लोअर पार्ट होगा वो रेयरर मीडियम होगा. इसको आप सेपरेटली आप यहाँ देख सकते हैं. अब क्या होगा, एज द refractive index is decreasing from the lower part of the surface to the upper part, means density of the air is increasing. यदि हवा स्टिल है, कोई हवा नहीं चल रही है, तो क्या होने वाला है, होने वाला ये है
हम पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक बार फिर से हल्का सा हम रिवाइज कर लें ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ आ जाए। ये आपका हो गया इंटरफेस, उसमें जो हमने पढ़ा है, और ये आ गया नॉर्मल, और अलग अलग पॉइंट के ऊपर हम लाइट को पढ़ने देते हैं और फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। इंटरफेस के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, और यहाँ से फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहाँ आपका लोकेटेड है, और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है वो जा रही है। हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर फर्दर इंक्रीज हो रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए फर्दर इंक्रीज हो गया। हमने जो देखा था वो क्या देखा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जैसे हम यहाँ लिख दें ये कोई आई है, ये आई है, और ये आई प्राइम है, और ये आई क्रिटिकल एंगल है, ये आई सी है, और ये है आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यही पढ़ा था। तो हमने ये देखा था कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल से परे की ओर मुड़ जाती है, मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो जाता है, तो ये और ज़्यादा बेंड हो जाएगा। और इस स्टेज में आप क्या देखेंगे, इस स्टेज में ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ओके। और इस स्टेज में आप क्या देखेंगे, इस स्टेज में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यही हमने पढ़ा था। अब आप देखिए इस कंसेप्ट को आप यहाँ लगाइए, यहाँ सब कुछ ऐसा ही होने वाला है, बस आपने देखते जाना है। रे ऑफ लाइट अब जा रही है, अब इस डायग्राम का उल्टा है ऊपर। इस केस में क्या है, डेंसर मीडियम नीचे है, डेंसर मीडियम इस पार्ट में है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट डेंसर मीडियम एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट द रेयरर मीडियम। नाउ हियर द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, यहाँ उल्टा है। अब हम यदि नॉर्मल जैसे कुछ ड्रॉ करें अलग अलग पॉइंट के ऊपर, कुछ मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं, कुछ मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं, एक पॉइंट में यहाँ ड्रॉ कर दूं, और एक ओके, बड़े मज़े से आप इसको सीखते चले जाएंगे। एक पॉइंट में यहाँ ड्रॉ कर दूं और एक पॉइंट में यहाँ ड्रॉ कर दूं, ओके। यहाँ आप ये देखेंगे कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग, और इस स्टेज के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, और इस स्टेज के ऊपर आप देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट, क्योंकि अपर पार्ट इसका डेंसर मीडियम है, लोअर पार्ट ये रेयरर मीडियम है, जो रे ऑफ लाइट क्या आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर आ रही है, और इस पॉइंट के ऊपर आके जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो रहा है तो आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो सेम मीडियम की ओर वापस मुड़ रही है, ओके। यदि हम इसको रफली कंप्लीट करें तो ऐसे लगेगा कि जो ये रे ऑफ लाइट है वो कुछ इधर से आ रही है, ओके। और जो ह्यूमन होगा जो इस ट्री को देख रहा है उसको इसका मिरर इमेज यहाँ दिखाई देगा। हमने अभी पढ़ा भी है कि मिरर इमेज कैसे बनता है। उसको ये जो इमेज है सेम हाइट का जो ट्री है वो इन्वर्टेड दिखेगा, और ये सिचुएशन हमें कब दिखती है, जब हम किसी तालाब के ऊपर यदि ट्री हो तो तालाब में उसकी परछाई दिखती है। सो इस वजह से उसको एक ऑप्टिकल इल्यूजन होगा। बेसिकली यहाँ तालाब है नहीं, but it is because of total internal reflection, which is because of the ray of light as it traveling from the denser to rarer medium and it strike at the interface of the two media at an angle greater than critical angle. This optical illusion arises. So this is called mirage. इसी को ही हम mirage बोलते हैं। And this type of mirage is especially common in hot desert. आप इसको hot desert में इन चीज़ों को देख सकते हो, and you might have seen while moving in a bus or car during the hot summer days, a distant patch road में आपको दिख जाते हैं, और स्पेशली हाईवेज पर आप देखें, पर ये बेसिकली आपको जैसी चीज़ें ऐसे लगते हैं कि वहाँ कोई एक पैच है, वो गीली जगह है, तो जब आप वहाँ जाते हैं पहुँचते हैं तो ऐसा आपको दिखता नहीं है, ओके। सो दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग
application of total internal reflection, and we now continue our discussions to the another part of the application, technological application of the total internal reflection. And the first part of this is diamond. So the first part is diamond, the brilliance of diamonds. जो हीरे चमकते कैसे हैं, आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि हीरे चमकते कैसे हैं. It is all because of total internal reflection, right? So this is based upon the technical application of the total internal reflection. It's very interesting for you to understand this. आप इसको आज समझेंगे, जानेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे घटती हैं. देखिए, जो टोटल इंटरनल जो डायमंड है ना, तो डायमंड अपनी चमक के लिए जाना जाता है. वो बहुत चमकता है, और उसकी जो मेनली चमक होती है वो इस प्रोसेस की वजह से होती है. दैट इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. उसके अंदर घटता रहता है. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपने देखा है ना कि एक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उस एंगल का नाम होता है क्रिटिकल एंगल. ओके, और ये क्रिटिकल एंगल अप्रॉक्सीमेटली डायमंड ये होता है 24.4 डिग्री एट द डायमंड एयर इंटरफेस पर, एट डायमंड एयर इंटरफेस. ओके, this angle is 24.4 degree at the diamond air interface. Okay, and it is very small. ये बहुत कम होता है, और एक बार जब लाइट एंटर करती है डायमंड में तो वो बार 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 करके अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होते जाती है. उसमें बार बार एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. डायमंड जो नेचर में पाया जाता है, जो डायमंड इन नेचर, यदि आप सोचें कि आपको हीरा मिल गया है और ये बहुत चमकेगा, तो ऐसा नहीं होता. कोई रेयर डायमंड होता है जो अपने आप ही बहुत चमकदार होता है. बट ये जो डायमंड कटर होते हैं, जो डायमंड को काट के एक शेप देते हैं, और उनको उनका स्केल इतना ज़बरदस्त होता है कि वो इस एंगल का ध्यान रखते हैं. और जब वो एक परफेक्ट तरीके से उसको काटते हैं, तो काटने के बाद जब लाइट उसमें एंटर करती है, देन इट विल फॉलो द मल्टीपल टोटल internal reflection. Then light go for multiple total internal reflection, and this is the root cause of the brilliance of diamond. इसकी वजह से जो है डायमंड ज़्यादा चमकता है. Okay, so it's based upon the total internal reflection, right? Another technological application of the total internal reflection in case of prism. So this is our third point of discussion in case of prism, right? So इसके लिए, इसको समझने के लिए हम एक इमेज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. इस इमेज को देखकर हम ये लर्न कर लेंगे कि किस तरीके से जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो यूजफुल रहेगी. So देखिए कि प्रिज्म is designed to bend the light by either 90 degree or 180 degree by the make use of the total internal reflection. आप देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, देखते चले जाइए. और ये जो इट्स इज a right angle triangular prism which is right angle at this point. So ये दोनों एंगल जो है नेचुरली 45 डिग्री बनेंगे. अब इसका जो है यहाँ ये वाला पार्ट डेंसर मीडियम हो जाएगा, ये वाला पार्ट रेयर मीडियम हो जाएगा. तो इस प्रिज्म को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इस लाइट को आपने 90 डिग्री से मोड़ देना है. ओके, इस प्रिज्म में आपने प्रिज्म का साइज़ बिल्कुल सेम रखा, उसकी जो पोजीशन को चेंज कर दिया, और इससे आपने एक लाइट को 180 डिग्री से मोड़ दिया, और आपका जो इमेज है उसका साइज सेम रहा और वो इन्वर्टेड इमेज हो गया. यहाँ देखिए दोनों केसेस में रे ऑफ लाइट जा रही है, यहाँ से वो रेयरर से डेंसर मीडियम में चली जाएगी, और इस डेंसर मीडियम में जब लाइट यहाँ से जाएगी एंड इट विल स्ट्राइक द इंटरफेस ऑफ डेंसर एंड रेयरर मीडियम at
इंटरफेस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये एंगल नेचुरली 45 डिग्री होगा, इतना जो नॉर्मल के साथ बनेगा, तो वो इसी एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, सेम विल हैपन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब सब कुछ सेम जो है वो यहाँ भी सेम होगा। ओके, इस पॉइंट पर भी वैसा ही होगा, राइट। So you will find the inverted image of the same size, and the incident ray is bent by an angle of 90 degree. So यदि आप अपनी प्रिज्म को इस तरीके से प्लेस करते हो तो आप इंसिडेंट लाइट को बाय 90 डिग्री बेंड कर देते हो। अब आप देखिए ज़रा, सेम साइज़ की प्रिज्म है, पर अब आप इसका जो पोजीशन है उसको आप चेंज कर देते हो। पोजीशन चेंज करने से क्या होता है, रे ऑफ लाइट आप क्या देख रहे हो, ये इमेज है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, और ये वाला पार्ट इमेज है, और यहाँ इमेज है ए बी, और ये जो सॉरी ऑब्जेक्ट ए बी है, और जो इसका ही इन्वर्टेड इमेज है, दिस इज इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज, राइट। And in the third case, just see the ray of light is going from the object. It strikes here at the denser medium. It follows the total internal reflection. You know it well, and then it will strike here at this point. And now, when it goes to the uh, again rarer medium, but you observe direction of the light remain the same, but the inverted image is obtained in this case. Okay, so this is the technological application of total internal reflection in case of prism, right. Now we will continue our discussion with the technological applications of total internal reflection, and we will now discuss optical fibers. Okay, so this is optical fiber. Optical fibers. So nowadays यदि हम आज की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑडियो और वीडियो सिग्नल को लंबे डिस्टेंस तक ले जाने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर्स आर मोस्टली यूज टू कैरी द ऑडियो और वीडियो सिग्नल। इस बात में आपको रुचि काफ़ी लगेगी, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो कुछ ऑप्टिकल फाइबर का है। सो जो ऑप्टिकल फाइबर का जो कंसेप्ट है, इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट बोथ ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब समस्या क्या है, हमें समस्या भी समझनी पड़ेगी कि यदि हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल ना करें तो बेसिकली आप जब सिग्नल में फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, एनर्जी भेजते हैं, तो एनर्जी का लॉस होता है। इस वजह से ऑडियो और वीडियो सिग्नल जो है वो अपनी सेम एफिशिएंसी के साथ लंबे डिस्टेंस तक नहीं भेजे जा सकते। So for that sake, optical fibers is the best option for the long distance communication in form of audio and video signals, right? अब हमें समझना है कि इसका प्रोसेस क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स को जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए ऑप्टिकल फाइबर्स these optical fibers are made up of, इसको बनाया जाता है, these are made up of the high quality composite glass slab, made up of काय के बने होते हैं, made up of high quality composite glass और क्वार्ट्ज फाइबर्स। ओके, और
इसमें क्या होता है कि अब आपको देखना है कि आप पढ़ क्या रहे हो। यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपको ये भी देखना है कि किस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें काम करती है। सो एक इमेज हम शेयर करते हैं आपके साथ, फिर आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि देखिए ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके का रहेगा। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। इस इमेज में ये इनर पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं कोर। ओके, एज इट इज रिटन ओवर हियर। इस पार्ट को यहाँ से देख लीजिए आप, दिस पार्ट इज कॉल्ड कोर। और इसकी जो आउटर कवरिंग है ये वाला पार्ट जो है क्लैडिंग है। अब आपको थोड़ा सा ये देखना है कि किस तरीके से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है और इंटरफेस पर टकराती है एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो वो वापस सेम डेंसर मीडियम में आ जाती है। मतलब क्या हुआ, डेंसर मीडियम में हम लिखें तो यदि मैं इसका लिखूं कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो इसका मैथमेटिक्स कुछ इस तरीके का हो जाएगा, n1 इज ग्रेटर देन n2, यदि आप शॉर्टली इसको लिखना चाहें तो ये कंडीशन यहाँ भी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और जिसके ऊपर आउटर कवरिंग है, क्लैडिंग है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं n1 इज हेयर ग्रेटर देन n2। अब आप देखिए अगली कंडीशन, ये आपके पास है इंसिडेंट रे, दिस रे इज द इंसिडेंट रे। ओके, this ray is the incident ray. Now if this ray will strike at an angle greater than critical angle, जब एक बार इसमें घुसेगी तो बार बार मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ देखिए यहाँ भी जा रही है और ये दूसरे एंड तक चली जाती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विद नो एप्रिशिएबल लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी का लॉस जो है वो बहुत मिनिमम होता है, राइट? So this is the main advantages of the optical fibers. Okay, when the signal in the form of light is directed at one end of the fiber at a suitable angle, generally हम ये कह सकते हैं कि it is at an angle greater than critical angle. It undergoes a repeated total internal reflection. बार बार total internal reflection होता रहेगा along the length of the fiber, and finally it will come out at the other end. तो दूसरे end से बाहर आ जाएगी. Okay, with no appreciable loss in the intensity of the signal. इसमें काउंटेबल लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल नहीं होगा। सो ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड, इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है सच दैट कि रिफ्लेक्टर लाइट एक साइड से यदि आप एंटर करती है और आप अपनी इस पाइप को बेंड भी कर देते हो, तब भी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो है वो कॉन्टीन्यूअस रहता है। ओके, सो इसके बाद हम आगे आपके साथ एक इमेज और शेयर करते हैं जहां से हम इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर प्रकाश आपके साथ डालेंगे। मीन दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। अब आप यहाँ देखिए कि जो इसका जो यूजेस है कि बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स कैन बी पुट इनटू द सेवरल यूजेस। ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजने के काम आती है। ये देखिए इनपुट में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा और यहाँ ये एंगल एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब इसका जो ये इनर वाला पार्ट है ये कोर है और ये जो आउटर वाला पार्ट है ये क्लैडिंग है, और इसके बीच में एक बार देखिए लाइट इंटर करेगी तो बार बार मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो दूसरे एंड पर पहुँच जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये कन्वर्ट किया जाता है टू द लाइट बाय द सूटेबल ट्रांसड्यूसर्स। इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है, दिस इज योर इट्स आप इसको मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। पहला इसका यूज हो गया टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब आगे चलते हैं। इसका दूसरा यूज है ऑप्टिकल फाइबर्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, फॉर
ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, लाइट को भी ये आगे ट्रांसफर करता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल। सवाल इसी तरीके से आपसे बोर्ड में पूछा जाता है। और तीसरा यूज़ है इसका, ये डायग्नोस्टिक पर्पस में भी ये यूज़ होता है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। फॉर एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, जैसे लाइक कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, इसोफेगस, इसोफेगस, स्टमक, and intestines. Stomach and intestines, etc. Part number 4, it is also used in decorative lamps. इसका भी हम आपको एक इमेज बना के दिखा देते हैं। ये देखिए, ये डेकोरेटिव लैंप्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसको देख लीजिए, दिस इज द अनदर एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। इट इज यूज्ड इन डेकोरेटिव लैंप्स। Used in decorative lamps. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ यहाँ करने वाला हूँ, जो इसकी मेन रिक्वायरमेंट है इन फैब्रिकेटिंग द ऑप्टिकल फाइबर्स इज दैट there should be very little absorption of light as it travel for long distance inside them. इसका सबसे बड़ा यूज़ है, it is useful in communication, it is useful in transmission or communication. Right? As it undergoes very little absorption of light. Very little absorption of light. So with this I will end the topic of the total internal reflection in nature and its technological application. So अब इसमें पेपर में कभी आपसे माइलेज पूछा जा सकता है, कभी आपसे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के बारे में सवाल छोटा पूछा जा सकता है, कभी आपसे प्रिज्म के बारे में पूछा जा सकता है, और मोस्ट कॉमनली जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है वो बट इज़ ऑप्टिकल फाइबर्स एंड बट आर इट्स यूजेस, इस तरीके का सवाल भी आपसे पूछा जाता है. आई होप दैट यू विल एबल टू आंसर द क्वेश्चन इफ इट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. थैंक यू.